Hello everyone. Today we are going to read chapter 1 of class 6 social science NCERT textbook Exploring Society India and Beyond. The chapter is Locating Places on the Earth. Let's start. Chapter 1 Locating Places on the Earth. प्लेसेस को लोकेट करना अर्थ पर, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें अर्थ पे मतलब ग्लोब पे इंडिया की पोजीशन बतानी हो कि इंडिया कहाँ है अर्थ पे, तो उसकी लोकेशन हम कैसे बताएंगे वो आज हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं कि प्लेसेस की लोकेशन हम अर्थ पे कैसे बताते हैं, ग्लोब पर कैसे बताते हैं. The globe of the earth stands in space, made up of water, earth, fire and air, and is spherical. It is surrounded by all creatures, terrestrial as well as aquatic. ये आर्यभट्ट ने बताया था about 500 CE. 500 ईस्वी में आर्यभट्ट ने ये बता दिया था कि जो हमारी अर्थ है ना वो स्पेस में कहीं लाई करती है, वो किसी चीज पे टिकी हुई नहीं है, वो फ्री है, स्पेस में कहीं है, वाटर से मिलकर बनी है, अर्थ से, फायर से और एयर से, ये सारे कंपोनेंट है उसमें. और ये स्फेरिकल शेप की है, मतलब स्फेरिकल गोल आकार की है. इसमें बहुत सारे क्रिएचर्स हैं जो टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वेटिक भी है. टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे रहते हैं और एक्वेटिक जो वाटर पे रहते हैं. तो यहाँ पे ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे जीव जंतु हैं जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं. ये आर्यभट्ट ने 500 सीई, सीई मतलब क्राइस्ट का एरा, मतलब क्राइस्ट के जन्म के 500 साल बाद, जो 500 ईस्वी थी उसमें उन्होंने ये बताया था. द बिग क्वेश्चन, आपको पता है कि हर चैप्टर में आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में. व्हाट इज मैप एंड हाउ डू वी यूज इट, मैप क्या है, उसको यूज कैसे करते हैं. व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स, जो मैप है उसके कंपोनेंट्स क्या है, जो मेन कंपोनेंट्स है वो क्या है. उसके बाद फिर हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता करेंगे. कोऑर्डिनेट्स क्या होती हैं. कोऑर्डिनेट्स कभी भी हमने देखा होगा जगह की जो लोकेशन है ना वो बताने में काम आती है. कोऑर्डिनेट्स मैथ्स में भी पढ़ते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ऐसे हम पढ़ते हैं. तो यहाँ पे भी अर्थ पे भी ना कुछ लाइंस होती हैं इमेजिनरी, जो हमने खुद से की हैं, जिनको हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर कहते हैं. ये आपने पहले भी पढ़ा होगा. लैटिट्यूड मतलब आप समझ लीजिए कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, और लॉन्गिट्यूड्स जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स. तो इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं. ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैसे हम किसी चीज की लोकेशन बताने में मदद करती है ये हम पढ़ेंगे. हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड. और ये जो लॉन्गिट्यूड है ना, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, जो अर्थ है उस पे जो ऐसे लॉन्गिट्यूड्स हैं, ऐसे वर्टिकल लाइंस हैं जो हमने इमेजिनरी खींची हुई हैं. हम इमेजिन करते हैं कि हाँ ये लाइंस है. ये जो लॉन्गिट्यूड है ये टाइम से कैसे रिलेटेड है. आपने सुना होगा ना कि इंडिया में अभी अगर दिन है तो अमेरिका में अभी रात हो रही होगी, वहां का टाइम अलग हो रहा होगा. आपने सुना होगा कि ओमान का जो टाइम है वो इंडिया से 1.5 आवर पीछे चल रहा है. तो कहने का मतलब है ये जो टाइम है हर जगह का डिफरेंट क्यों है, ये लॉन्गिट्यूड कैसे डिसाइड करता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट. इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम. हाउ डू यू फाइंड अ प्लेस यू वांट टू विजिट. आप किसी शहर में आए हैं, एकदम नया शहर आपके लिए, आप पहली बार आए हैं, वहां पे कुछ जगह आपको घूमने जाना है, तो आप कैसे पता करोगे कि मुझे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जू जाना होगा, तो आप कैसे पता करोगे कि जू कहाँ है. यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प. हो सकता है आप वहाँ के किसी लोकल पर्सन से पूछो, उसको पता हो जू कहाँ हो. और यू माइट लुक अप अ मैप ऑफ द सिटी, या फिर आपके पास अगर सिटी का मैप हो तो आप मैप में देखोगे कि जू कहाँ है. आप आजकल तो सबके फोन में ही मैप है, तो हम फोन में ही देख लेते हैं. इन प्रीवियस ग्रेड्स यू लर्न अ लिटिल अबाउट मैप्स. आपने पहले जो 5th क्लास 4th क्लास में बहुत कम पढ़ा आपने मैप्स के बारे में. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी देम इन मोर डिटेल. तो इस चैप्टर में हम उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं. लेट अस प्ले अ गेम. एग्जामिन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी. फिगर 1.1. यहाँ पे आपको एक मैप दिख रहा है. फिगर 1.1 में आपको एक छोटी सी सिटी का मैप दिख रहा है. इमेजिन दैट यू जस्ट गॉट ऑफ अ ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन. ये रेलवे स्टेशन है, आप इमेजिन करिए कि आप यहाँ उतरे हैं एंड यू वांट टू विजिट द बैंक मार्क्ड ऑन द मैप. मैप में आपको एक बैंक दिख रहा है, तो यहाँ आप कैसे जाएंगे. विच वे वुड यू गो. किस रास्ते जाएंगे आप. तो आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन बैंक का ये सीधा सा रास्ता यहाँ से आपको दिख रहा है, बैंक. आर देयर अदर पॉसिबल वेज. क्या दूसरे भी रास्ते हैं. कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, द स्कूल एंड द म्यूजियम. तो पहले हम देख लेते हैं बैंक जाने के दूसरे रास्ते हैं क्या.
हाँ, बैंक, अगर आप हॉस्पिटल जाओ तो हॉस्पिटल से भी बैंक जा सकते हो। अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं रेलवे स्टेशन के बाद और फिर हॉस्पिटल के बाद आप नगर पंचायत आ रहे हैं तो यहाँ से भी आप बैंक जा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे रास्ते हैं। उसके बाद हमें बताया गया है कि आप पब्लिक गार्डन, स्कूल और म्यूजियम लोकेट कर सकते हैं। तो हाँ, हम लोकेट कर सकते हैं। पब्लिक गार्डन यहाँ है, म्यूजियम यहाँ है और स्कूल यहाँ है। हमने तीनों को लोकेट कर लिया। If you want to proceed from bank to the market, which way will you go? अगर आपको इस बैंक से मार्केट जाना हो तो कैसे जाएंगे? आप सीधे ऐसे आ जाएंगे। दिस इज वेर अ मैप कम्स इन हैंडी। तो यहाँ पे हमें मैप की जरूरत पड़ती है। अ मैप इज लाइक अ ट्रेजर गाइड। मैप हमारे लिए गाइड की तरह है। इट शोज यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट देम। आपको पता चलता है मैप के द्वारा कि कौन सी चीज कहाँ है, कौन सी प्लेस कहाँ है और वहां कैसे जाए। Notice the four arrows on the top right corner of the map. We will soon see how they point to some specific direction and make maps even more helpful. ये जो आपको दिख रहे हैं ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये मैप को और ज्यादा यूजफुल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता हो, अगर कोई पूछे कि बैंक जो है वो म्यूजियम, मैं म्यूजियम पे खड़ा हूँ, म्यूजियम में हूँ, मुझे बैंक जाना है, तो मुझे कौन सी डायरेक्शन लेनी पड़ेगी? बैंक म्यूजियम के किस डायरेक्शन में है? तो बैंक जो है वो म्यूजियम के नॉर्थ डायरेक्शन में, क्योंकि ऊपर हमेशा मैप में नॉर्थ डायरेक्शन को ही शो होता है ऊपर। अगर एक डायरेक्शन आपको पता है नॉर्थ, तो आपको नीचे की पता होगी साउथ, आपके राइट हैंड में ईस्ट होगी और लेफ्ट हैंड में वेस्ट होगी। तो कोई भी एक पोजीशन अगर आपको पता हो तो नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, साउथ और ईस्ट आप पता कर सकते हैं। तो ये मैप को बहुत ज्यादा यूजफुल बनाते हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लोर ऑन द मैप गिवन ऑन पेज 8। मार्क द हॉस्पिटल। आप हॉस्पिटल को इजीली मार्क कर सकते हैं। हॉस्पिटल यहाँ है। What is the meaning of the blue colored areas? ये जो blue colored areas है यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये वाटर बॉडीज को बताती हैं। जैसे ये लेक है, ये रिवर है, तो ये वाटर बॉडीज को बताती हैं ब्लू कलर जो एरिया है। विच इज फार्दर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन? स्कूल, नगर पंचायत और पब्लिक गार्डन। क्या है दूर? रेलवे स्टेशन से दूर क्या है? स्कूल है, नगर पंचायत है या गार्डन है? तो गार्डन सबसे दूर है। अब आपको क्या करना है? एक मैप बनाना है। किसका? अपने स्कूल का। कुछ स्ट्रीट्स, रोड्स ये सारी ऐड करनी है, कुछ नेबरिंग बिल्डिंग ऐड करनी है और लास्ट में जब सारे बच्चे अपना अपना मैप एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ेंगे अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में। मैप और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? From this simple example, we understand that a map is a representation or drawing of some area. अब आपको ये तो पता चल गया कि मैप क्या है। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन या फिर ड्राइंग। किसी एरिया की ड्राइंग को हम बोलते हैं मैप। इट मे बी स्मॉल एरिया, अ विलेज, टाउन, ईटीसी। एक छोटा सा एरिया का भी मैप हो सकता है, जैसे आपके गांव का मैप, या फिर एक बिगर एरिया जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का मैप हो सकता है, या फिर एक बहुत बड़े एरिया जैसे कि पूरी कंट्री का ही, इंडिया या फिर पूरे वर्ल्ड का ही मैप। तो किसी भी जगह के मैप बनाए जा सकते हैं। इन अ मैप यू लुक एट द सरफेस एज इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। मैप को जब आप देखते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप ऐसे देखते हैं कि उस जगह को आप ऊपर से देख रहे हैं, टॉप से, आसमान में है और आप उस जगह को देख रहे हैं। आपको सारी कुछ दिख रही है कि स्कूल कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, बैंक्स कहाँ है। तो मैप का मतलब होता है आप एक बर्ड आई व्यू देख रहे हैं। चिड़िया जैसे देखती है ना हमें ऊपर से, आसमान से बिल्डिंग्स को, तो बिल्कुल बर्ड्स आई व्यू आप देख रहे हैं मैप जब आप देखते हैं। एंड एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप। ये आपको ध्यान रखना है। जो कलेक्शन ऑफ मैप्स को क्या बोलते हैं हम? एटलस। एटलस एक बुक ही आती है, उस बुक में सिर्फ मैप 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 ही भरे हुए होते हैं। अलग अलग तरीके के मैप, फिजिकल मैप्स होते हैं, कुछ पॉलिटिकल मैप्स होते हैं। कहीं सिर्फ नदियां ही दिखाई गई हैं किसी मैप में, किसी मैप में सिर्फ माउंटेन रेंज ही दिखाए गए हैं, किसी मैप में सिर्फ यही दिखाया गया है कि कौन से जगह आयरन मिलता है या पेट्रोलियम मिलता है। तो ये सारी चीजें ना मैप्स की बुक होती है टोटल। As you will discover, there are several kinds of map. अलग अलग तरीके के मैप होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप क्या होते हैं? जो नेचुरल फीचर्स दिखाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, ओशियंस हो गया, रिवर हो गया, मतलब लैंडफॉर्म कैसी है उस जगह की। जैसे दिल्ली में माउंटेन रेंजेस कहाँ हैं, दिल्ली में क्या कोई रिवर बह रही है, ओशियन तो है नहीं दिल्ली में, तो इस तरीके से कोई लेक है क्या दिल्ली में, तो ये सारी चीजें आपको फिजिकल मैप में दिख जाएगी। पॉलिटिकल मैप में क्या दिखेगी? पॉलिटिकल मैप में आपको डिटेल्स दिखती हैं कंट्रीज के, स्टेट्स के, बाउंड्रीज के, सिटीज के। जैसे कि आपको इंडिया में
अगर अलग अलग स्टेट का दिखा रहा है कि यहाँ तक जम्मू कश्मीर है, यहाँ हरियाणा, यहाँ पंजाब, या यहाँ महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, जो भी चीजें हैं, अलग अलग स्टेट की बाउंड्री दिखाई गई हैं, यूनियन टेरिटरीज दिखाई गई हैं, उसकी कैपिटल्स दिखाए गए हैं, तो वो पॉलिटिकल मैप होता है। ये फिजिकल मैप्स में पहाड़, ओशियंस, रिवर्स हमने नहीं बनाए होते हैं ना, पर पॉलिटिकल मैप में जो वो लाइन खींची है वो किसने खींची है? वो हमने ही खींची है ना। वो हम डिसाइड करते हैं कि यूपी से मैंने उत्तराखंड को अलग कर दिया, मैंने मतलब हमारी सरकार ने, तो उत्तराखंड को हमने अलग कर दिया, वो हमारा डिसीजन है, ह्यूमंस का डिसीजन है। तो ये पॉलिटिकल मैप में आता है। थीमेटिक मैप्स क्या है? थीमेटिक मैप्स का मतलब होता है जिसमें कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दी गई होती है। अब हम पढ़ते हैं कि कंपोनेंट क्या होते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं किसी मैप के। पहला तो डिस्टेंस, दूसरी डायरेक्शन और थर्ड सिंबल। हमने डिस्टेंस और डायरेक्शन तो पहले ही पढ़ लिया है। रेलवे स्टेशन से बैंक पास है, या पार्क पास है, या स्कूल पास है, तो ये क्या है? डिस्टेंस बताता है कि मैप में एक डिस्टेंस है कि रेलवे स्टेशन से पब्लिक पार्क सबसे दूर है ना। डायरेक्शन भी हमने पढ़ लिया था कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट हैंड में ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड में वेस्ट होता है। तो अगर मैं कहूंगी कि रेलवे स्टेशन से पार्क किस डायरेक्शन में है, तो ईस्ट डायरेक्शन में है। अगर मैं कहूंगी बैंक से रेलवे स्टेशन किस डायरेक्शन में है, तो वेस्ट डायरेक्शन में है। तो ये डायरेक्शन और डिस्टेंस तो हमने पढ़ लिया। सिंबल्स क्या होते हैं? अगर आपको, ये तो छोटा सा मैप था, तो आपको बड़ा सा ऐसे बिल्डिंग बना के दिखा दिया गया कि ये स्कूल है ना। लेकिन जब बहुत बड़े एरिया का हम मैप बनाते हैं तो हर जगह में पॉसिबल नहीं होता कि हम ऐसे पूरा हट बना के दिखाएं कि ये घर है, ऐसा नहीं होता। तो हम वहाँ छोटे छोटे ऐसे सिंबल बना देते हैं। जैसे ट्रायंगल का मतलब समझ लो कि स्कूल आप स्क्वायर का मतलब समझ लो, जहां जहां स्क्वायर है वहां आप समझ लो कि बैंक है ना। अगर आपका डायमंड बना हुआ है तो आप समझ लो कि वहां पे टेम्पल्स हैं। तो इस तरीके से हम सिंबल के थ्रू भी बताते हैं, मैप में बहुत सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, डायरेक्शन है और सिंबल है, ये 3 कंपोनेंट्स हैं किसी भी मैप के। नाउ, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ ह्यूज प्लेस कैन फिट ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर? जब हम किसी भी प्लेस का मैप बनाते हैं तो प्लेस तो बहुत बड़ा है, पर पेपर तो हमारे पास छोटा सा है। तो उस प्लेस की सारी चीजें हम एक छोटे से पेपर पे कैसे बता देते हैं कि कौन सी जगह कहाँ है, कौन से रोड कहाँ है? इट इज ऑल थैंक्स टू द मैप स्केल। ये सब क्यों हो पाता है? मैप के स्केल की वजह से। जैसे आपको कोई स्टेट है, मान लेते हैं कोई स्टेट है, इसका आपको मैप बनाना है। अब ये स्टेट बहुत बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये 100 किलोमीटर इतना बड़ा है, इधर जो है इसकी लेंथ 100 किलोमीटर इतनी बड़ी है। अब आप 100 किलोमीटर इतना बड़ा तो आप पेपर नहीं ला सकते ना, 100 किलोमीटर बड़ा। तो आप क्या करेंगे, एक मैप बना लेंगे जिसमें स्केल क्या लिखेंगे आप, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। अगर आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर बनाते हैं, इसका मतलब अब जब आप मैप बनाएंगे ना, तो इसमें हर एक एक सेंटीमीटर, ये जो 1 सेंटीमीटर जो आपको मैप पे दिख रहा है, ये एक्चुअल में जमीन पर 10 किलोमीटर होगा। यहाँ से फिर जो 1 सेंटीमीटर होगा वो एक्चुअल में जमीन पे 10 किलोमीटर होगा। तो इसका मतलब अगर आपको 100 किलोमीटर इतना बड़ा बनाना है, तो आप कितने सेंटीमीटर लेंगे? 10 सेंटीमीटर ले लेंगे, क्योंकि 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर होगा, क्योंकि हमने स्केल क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर ना। तो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर होगा। तो अब जो ये डिस्टेंस मुझे दिखानी है ना 100 किलोमीटर की, वो सिर्फ मैं 10 सेंटीमीटर में ही दिखा सकती हूँ। अब मुझे 100 किलोमीटर इतने बड़े पेपर की जरूरत नहीं है, लेकिन 10 सेंटीमीटर इतना बड़ा पेपर तो हम ले सकते हैं। इसी तरीके से हम स्केल को अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। Let us go back to our map of small city. Each centimeter on the map presents certain distance of the ground. Let us suppose it is 500 meters. अब जो अभी हमने सिटी का मैप देखा ना, ये ऊपर, इसमें जो ये डिस्टेंस है ना, ये एक सर्टेन डिस्टेंस बता रहा है जमीन पर। मतलब यहाँ पे आपको ये छोटा सा दिख रहा है कि शायद ये यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर ही हो, पर एक्चुअल जमीन पर सिटी 4 सेंटीमीटर इतना बड़ा तो होगा नहीं। ये डिपेंड करता है स्केल पे कि हमने स्केल क्या लिया। एग्जाम्पल ये बता रहा है कि वी से दैट स्केल 1 सेंटीमीटर टू 500 मीटर। मान लेते हैं जो छोटी सिटी है ना, उसमें 1 सेंटीमीटर 500 मीटर के बराबर है। ठीक है। तो इस वाले मैप में ये जो 1 सेंटीमीटर है ना, ये 500 मीटर, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर हो जाएगा, ये 2 किलोमीटर। तो ये जो एक्चुअल जगह जो यहाँ पे आपको सिर्फ 4 सेंटीमीटर की दिख रही है,
वो आपको एक्चुअल जब आप जमीन पे जाएंगे ना, तो वो आपको 2 किलोमीटर की दिखाई देगी, क्योंकि 4 सेंटीमीटर इंटू 500, 500 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर है स्केल। आपने उसने सपोज किया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर है स्केल। तो अगर ये डिस्टेंस हमें 4 सेंटीमीटर लग रही है, तो 4 सेंटीमीटर इंटू 500 मतलब ये 2 किलोमीटर इतनी लंबी रोड है, जो हमें सिर्फ 4 सेंटीमीटर की दिखाई दे रही है। अब लिखा है नाउ टर्न टू द मैप ऑफ इंडिया इन फिगर 5.2 इन चैप्टर 5 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। 5.2 फिगर चैप्टर 5 में हम देखेंगे द स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द रूरल विद 500 रिटन अबव इट। तो आपको यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक रूलर दिखाई देगा और 500 लिखा रहेगा उस पे। तो किलोमीटर लिखा है, इसका मतलब क्या है, जो रूलर है, जो रूलर है उसका मेजरमेंट 2.5 सेंटीमीटर है और 500 किलोमीटर लिखा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2.5, चैप्टर 5 में आपको 5.2 देखना था। देखिए फिगर 5.2 है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक स्केल दिख रहा है। यहाँ 500 किलोमीटर तो मुझे नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है 400 किलोमीटर। एक रूलर बना हुआ है और 400 किलोमीटर दिखा रहा है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है, देखो नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर की तरफ है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, एक्चुअल यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है, ये आपकी 400 किलोमीटर है। तो मैप पे अगर आप ये डिस्टेंस देखेंगे ना, जैसे कितनी डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से यहाँ है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 400 किलोमीटर है। ये स्केल ये बता रहा है कि मैप पे जो आपकी ये डिस्टेंस है ना, वो एक्चुअल में जमीन पर 400 किलोमीटर की है। ये स्केल से पता चलता है। So the actual distance between 2 points represented on the map depends on the scale that map is using. Map कौन सा scale use कर रहा है, depend करता है उस पे कि 2 पॉइंट के बीच में actual distance क्या होगी। Now let us explore. Draw a simple map of school's playground. अब आपको एक छोटा सा मैप बनाना है अपने स्कूल के प्लेग्राउंड का। अब उसमें आपको एज्यूम करना है एक रेक्टेंगल 14 मीटर लेंथ और 30 मीटर विड्थ की। आपको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर लेना है। देखिए आपका जो प्लेग्राउंड है ना, एक्चुअल में वो आप मान लीजिए कि 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। और आपको मैप पे 40 मीटर का तो पेपर आप लाएंगे नहीं, 30 मीटर चौड़ाई वाला पेपर तो आपको मिलेगा नहीं। तो आपको मैप पे क्या बनाना है, जितना बड़ा बनाएंगे, जैसे 1 सेंटीमीटर ये 10 मीटर के बराबर है। तो सोचिए अगर आपको 40 मीटर बनाना है और ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, आपको 40 मीटर बनाना है, तो आपको कितने सेंटीमीटर बनाने पड़ेंगे, 4 सेंटीमीटर बनाने पड़ेंगे ना। ये आपकी लेंथ हो जाएगी, ये 4 सेंटीमीटर आपकी लेंथ हो जाएगी और विड्थ हो जाएगी आपकी 10, 10, 10, 30। ऐसे आपको प्लेग्राउंड का एक नक्शा बनाना है। तो आपको समझ में आ गया, ये आपने स्केल यूज किया। आपने क्या स्केल यूज किया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। तो आपका प्लेग्राउंड तो 40 मीटर का है, तो आपने सिर्फ 4 सेंटीमीटर उसकी लेंथ खींची। और आपकी जो विड्थ है प्लेग्राउंड की वो 30 है, तो आपने सिर्फ 30 बनाया। तो ये आपने स्कूल का प्लेग्राउंड का मैप बनाया, वो भी स्केल आपने ये लिया। नाउ मेजर द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। अब आप ना इसकी डायगोनल मेजर करेंगे। तो इसकी डायगोनल आपकी आएगी, क्योंकि आपकी 40 है, ये आपकी 30 है, तो आप देखिएगा डायगोनल शायद आपकी 5 आए, 5 सेंटीमीटर आए, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है ना, ये 3 सेंटीमीटर है ना। तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपकी ये 5 सेंटीमीटर आएगी। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप स्केल से मेजर करिए, ये 5 सेंटीमीटर आएगी। अब जो ये 5 सेंटीमीटर आएगी, तो इसका मतलब एक्चुअल जमीन पे कितनी होनी चाहिए, ये 4 सेंटीमीटर थी तो एक्चुअल जमीन पे 40 मीटर थी। ये 3 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल जमीन पे ये 30 मीटर है। तो ये अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल जमीन पे कितनी होनी चाहिए, 50 मीटर होनी चाहिए, है ना। नाउ लेट अस रिटर्न टू द 4 एरोज ऑफ द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटी। हमने 4 एरो देखे थे ना डायरेक्शन के, दे पॉइंट टू 4 डायरेक्शन। ये 4 डायरेक्शन बताते हैं। एक नॉर्थ है जो बिल्कुल टॉप पे है, और अगर हम क्लॉकवाइज मूव करें, क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है, जैसे कोई घड़ी होती है 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, है ना। कोई भी घड़ी कैसे चलती है, एक के बाद दो बजते इस डायरेक्शन में चलती है ना। घड़ी हमेशा जिस डायरेक्शन में चलती है उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। और अगर घड़ी की उल्टी दिशा में हम चले, जैसे कि अगर हम इस डायरेक्शन में चले, घड़ी इस डायरेक्शन में नहीं चलती ना, तो इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें क्या पता करना है कि आपको टॉप पे नॉर्थ है, और फिर अगर आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आपका आएगा इधर, अगर मूव करेंगे तो ईस्ट आएगा क्लॉकवाइज,
फिर मूव करेंगे तो साउथ आएगा, और फिर मूव करेंगे तो वेस्ट आएगा। आपको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि नॉर्थ ऊपर है तो साउथ नीचे होगा, और आपके राइट हैंड तरफ ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये जो चार डायरेक्शंस हैं ये क्या है, कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं, इसको हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। उसमें पहली होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये चार हो गई कार्डिनल पॉइंट्स। अब इनके अलावा इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होते हैं। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्या होती हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच ही वाले डायरेक्शन, नॉर्थ ये है, ईस्ट ये है, तो इसके बिल्कुल बीच वाले डायरेक्शन इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट। सेम इधर साउथ और वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो चार हैं ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं। चार तो आपके पास कार्डिनल पॉइंट्स पहले ही आपने पढ़ लिए हैं। कार्डिनल डायरेक्शन जिनको कहते हैं वो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये चार मेन डायरेक्शंस है जिसको हम कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। और इनके बीच के जो डायरेक्शंस है उनको इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं, जो क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है और नॉर्थ वेस्ट है। तो ज्यादातर मैप में आपको ना एक ही एरो पता रहता है, ऐसे एरो बना रहेगा और लिखा रहेगा एन। तो इसका मतलब अगर टॉप एन है तो आप खुद ही पता कर लीजिए, नीचे साउथ होगा, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, और दोनों के बीच में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ क्या होगा, साउथ ईस्ट। यहाँ क्या होगा, साउथ वेस्ट। और यहाँ क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं डायरेक्शंस। Now consider the map of the small city again. Identify the correct and incorrect statement list below. The market is north of the hospital. ये मार्केट है और ये है हॉस्पिटल। क्या मार्केट हॉस्पिटल के नॉर्थ में है? नहीं, ये साउथ में है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। The museum is south east of the bank. म्यूजियम और बैंक साउथ ईस्ट बोल रहा है, ये है म्यूजियम, ये है बैंक। तो ये किस में है, बैंक। म्यूजियम जो है बैंक के साउथ में है, नीचे है ना, साउथ में है। और ईस्ट की तरफ हल्का सा टेढ़ा है तो हम ईस्ट की तरफ मान सकते हैं, तो साउथ ईस्ट हम बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। द रेलवे स्टेशन इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। रेलवे स्टेशन नॉर्थ वेस्ट, रेलवे स्टेशन एंड नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए हॉस्पिटल से नॉर्थ तो इधर है, वेस्ट तो इधर है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में ही है ना, तो ये भी सही है। हॉस्पिटल से रेलवे स्टेशन किस में है, नॉर्थ वेस्ट में, ट्रू। द लेक इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट ब्लॉक्स। ये लेक है, ये अपार्टमेंट्स, तो नॉर्थ ऊपर होता है और नॉर्थ वेस्ट कहाँ होगा, इधर होगा, तो लेक तो इधर है, साउथ वेस्ट में है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। Taking your school as the starting point, do you know approximately in which cardinal direction your home is located? अब मान लेते हैं आपका स्कूल यहाँ है और आपका होम मान लेते हैं यहाँ है, आप कुछ भी डायरेक्शन चूज करते हैं, तो आपके स्कूल से आपके घर की क्या डायरेक्शन है आप पता कर सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं अभी के लिए कि आपका स्कूल यहाँ है और आपका होम यहाँ है, तो ये नीचे की तरफ है तो पहले तो साउथ होगा, और इधर होता है ईस्ट, और आपका होम इधर है, मतलब ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ऐसे आप अपने घर का की डायरेक्शन पता कर सकते हैं अपने स्कूल से। नाउ अभी हमने सिंबल्स की बात की थी। सिंबल्स आर अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप। आवर मैप हैज स्मॉल ड्राइंग्स ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग and a few other elements, but there would not be enough space on the map of a large city or a country to draw them all. अभी हमने छोटा सा मैप देखा, उसमें बिल्डिंग्स की एक्चुअल ड्राइंग थी। तो मैप में भी एक्चुअल ड्राइंग होती है, पर इतनी जगह नहीं होती ना मैप में, एक बड़े इंडिया का मैप बनाना हो तो आप कैसे बताओगे कहाँ कितने हॉस्पिटल हैं, कितने हॉस्पिटल्स की पिक्चर्स बनाओगे, नहीं बनाओगे ना। तो आपको ना छोटे छोटे ना सिंबल्स बनाने होते हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके की बिल्डिंग के लिए, जैसे रेलवे स्टेशन के लिए, स्कूल के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए, ऐसे छोटे छोटे सिंबल्स बनाने होते हैं। अगर नेचुरल एलिमेंट्स कोई है, जैसे रिवर है, पॉन्ड है, फॉरेस्ट है, तो उसके लिए भी सिंबल्स है। ऐसे बहुत सारी डिटेल्स जो है हम लिमिटेड स्पेस में दिखा सकते हैं मैप में। सिंबल का यही तो फायदा है।
क्योंकि अगर हम पूरा बैंक बनाने लग जाएं तब तो मैप में बस हो गया, कितने सारे बैंक है, पूरा मैप भर जाएगा, हम कुछ भी नहीं बता पाएंगे। तो हमने बैंक का अगर एक सिंबल बना दिया, ये वाला सिंबल बना दिया, तो अब ये छोटे ट्रायंगल तो हम मैप में बहुत जगह बना सकते हैं। To make maps more easily understood by a variety of users, map makers use specific symbols. तो हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिंबल यूज होते हैं। जो सर्वे ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट बॉडी, उन्होंने एक सेट ऑफ सिंबल्स ऐड कर रखा है मैप्स के लिए, वही फिक्स कर रखा है। अ स्मॉल सेक्शन ऑफ देम इज शोन इन इतना ऑन पेज 12। ये फिगर 1.2 में आपको दिख जाएगा, पेज नंबर 12 पे। अब देखिए, ये है पेज नंबर 12। जैसे अगर रेलवे लाइन आपको बतानी हो, तो ये है रेलवे लाइन। उसमें ब्रॉड गॉज है, मीटर गॉज है और रेलवे स्टेशन है। ये जो लंबी लंबी लाइनें होती है, चौड़ी लाइनें जो बहुत दूर के रेलवे स्टेशन के लिए होती है, ये मीटर गॉज होती है। जो छोटे लोकल ट्रेन में होती है, रेलवे स्टेशन का ये सिंबल है। रोड्स अगर मेटल है, मतलब पक्की सड़कें, ऐसे अनमेटल रोड्स ऐसे दिखाई जाती है। अगर बाउंड्री दिखाना हो इंटरनेशनल, मतलब दो कंट्री के बीच में, तो ऐसी। अगर स्टेट के बीच में दिखाना हो तो ऐसी। और अगर डिस्ट्रिक्ट वाली बाउंड्री हो तो ऐसी। रिवर के लिए ये है, वेल के लिए ये है, टैंक के लिए ये है, और कैनल जो नहर होती है ना, उसके लिए, और ब्रिज के लिए ये सिंबल्स हैं। टेम्पल ऐसे दिखा सकते हैं, चर्च ऐसे दिखा सकते हैं, मॉस्क्यू ऐसे दिखा सकते हैं, और छतरी ऐसे दिखा सकते हैं। ऐसे पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ लिखना है। उसके बाद पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस के लिए ये है, और पुलिस स्टेशन के लिए ये लिखा है। उसके बाद सेटलमेंट, जो लोग रहते हैं, और ग्रेवयार्ड, जहां लोगों को दफनाया जाता है, उनके लिए ये सिंबल्स हैं। ट्रीज के लिए ये सिंबल्स हैं, ग्रास के लिए ये सिंबल्स हैं। ये कुछ सिंबल्स हैं जो फिक्स किए गए हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, हम इसको यूज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको रफ मैप बनाना है अपने लोकेलिटी का, अपने विलेज का, जिसमें आपका घर भी होना चाहिए, स्कूल भी होना चाहिए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स, जैसे कोई मार्केट हो आपके घर के पास, या फिर कोई चर्च हो या मंदिर हो, तो कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स भी शो करने हैं आपको। और आपको कार्डिनल डायरेक्शंस यूज करना है, जैसे कि अगर आपने घर बना लिया अपना, तो आपको देखना है कि आपका स्कूल किस तरफ है ना, तो जिस डायरेक्शन में होगा उधर आपको एक स्कूल बनाना है। ठीक है। और जैसे कोई मंदिर है तो आपको ये सिंबल्स यूज करके मंदिर बनानी है। इस तरीके से आपको ना मैप बनाना है। नाउ मैपिंग द अर्थ, अर्थ को मैप करना। मैपिंग द अर्थ इज ए लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज आवर प्लैनेट इज नॉट अ फ्लैट सरफेस। अब देखिए, मैप तो हम क्या बोल रहे थे, जो फ्लैट सरफेस है, मैप तो उसी को कहते हैं ना, पेपर पे बनाते हैं। तो मैप तो आपको पेपर पे बनाना है, तो वो फ्लैट सरफेस है, वहां पे बनाना आपको इजी है। पर अर्थ को मैप करना, इट इज नियरली द शेप ऑफ अ स्फेयर। स्फेयर नियरली क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टोटल स्फेयर नहीं, जैसे बॉल होती है ना स्फेरिकल शेप की, तो परफेक्ट स्फेयर नहीं है ये थोड़ी सी फ्लैट है पोल्स से, जैसे कि अर्थ है। ये बिल्कुल गोल ऐसी नहीं है, बिल्कुल गोल नहीं है, बल्कि ये ऊपर और नीचे से फ्लैट है, यहाँ से और यहाँ से फ्लैट है, जैसे एक संतरे की आकार की। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है अर्थ का, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नियरली स्फेरिकल। पोल्स क्या है, ये ऊपर नॉर्थ पोल है, ये नीचे साउथ पोल है। तो पोल्स के पास ये थोड़ी सी चपटी है, फ्लैट है, तो इसीलिए इसको हम नियरली स्फेरिकल बोलते हैं। However, in practice, we will consider it to be spherical. अभी हम इसको गोल ही मानते हैं, परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, बट अभी हम मानते हैं कि ये गोल है। अब रिप्रेजेंट करोगे एक स्फेयर को फ्लैट शीट ऑफ पेपर पे, तो पॉसिबल नहीं है ना। अब समझ लो कि ये फ्लैट चीज है, ये स्फेरिकल चीज को आपको फ्लैट सरफेस पे दिखाना है, तो मुश्किल है। टू अंडरस्टैंड व्हाई, ऐसा क्यों मुश्किल है, अब देखिए, मान लेते हैं ये आपके पास ऑरेंज है, ऑरेंज भी तो इसी शेप का है। ऑरेंज का छिलका निकाल लो, आपको पील करना है ऑरेंज को। ठीक है। पील एन ऑरेंज इन सच अ वे दैट यू हैव जस्ट 3 or 4 लार्ज पीसेज ऑफ स्किन। ठीक है, आपको ऐसे पील करना है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा तोड़ना नहीं है उसको। आप उसका छिलका पील कर लो पूरा, बहुत से बहुत 2-3 टुकड़े में। और फिर उसको कोशिश करो कि एक टेबल पे फ्लैट करने की। तो आप देखोगे कि आप उसको फ्लैट नहीं कर पा रहे हो, जब तक आप उसको फाड़ोगे नहीं ना, तब तक आप उसको फ्लैट नहीं कर पा रहे हो, मतलब फ्लैट करने में वो फट जाएगी। नाउ कंसीडर अ ग्लोब विच इज अ स्फेयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। अब आप सोचिए ऐसे ही, जैसा आपने अभी
ऑरेंज को देखा ना कि उसके पील को अगर मैं फ्लैट करूं तो कैसे करूंगा, तो ऐसे ही आप सोचिए कि ग्लोब को अगर आपको पेपर पे बनाना हो, क्योंकि अर्थ तो एक्चुअल में फ्लैट नहीं है ना, जमीन हमें फ्लैट दिखती है पर एक्चुअल में तो फ्लैट है नहीं, तो उसको अगर फ्लैट सरफेस पे बनाना हो तो कितना मुश्किल होगा। दिस मे बी अ मैप ऑफ द अर्थ, द मून, द प्लैनेट मार्स, द स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई etc. The physical object, like the one shown in drawing on the next page, is the sphere that is generally made of metal, plastic और cardboard. तो हम मैप की जगह ये क्या बनाते हैं, ग्लोब बनाते हैं। ये ग्लोब क्या है, प्लास्टिक या मेटल का एक बिल्कुल अर्थ के जैसा ही स्फेरिकल बनाया और फिर उस पे हमने ड्रॉ किए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। ये एक मॉडल है अर्थ का, एक्चुअल जो अर्थ जैसी दिखती है वैसा मॉडल है, जैसे अर्थ झुकी हुई है वैसा ही ग्लोब पे अर्थ झुकी हुई होती है। Here we will study the globe representing the Earth's geography because the globe and the Earth have the same spherical shape. जैसी इसकी शेप है वैसी अर्थ की शेप है। A globe will better represent the geography of the Earth than a flat map. तो फ्लैट मैप पे अर्थ को दिखाना मुश्किल है, ग्लोब पे दिखाना इजी है। Let us now explore some of its features. अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट्स के बारे में कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये चेस आपने देखा होगा, एक गेम, चेस गेम खेला भी होगा। तो इस चेस गेम में क्या होता है, जैसे अगर मुझे इसकी पोजीशन बतानी हो तो इसकी पोजीशन में क्या बताऊंगी, ये डी वाले कॉलम में है और 4 रो में है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी कि ये D4 में है, ये वाला जो कॉलम। अगर मैं कहूंगी चलो यहाँ पे अपना ये वाला जो पॉन है इसको यहाँ चलो, तो यहाँ का मतलब मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी 5F का चलो, पॉन को 5F पे रख दो, तो आप समझ जाओगे अच्छा 5F मतलब यहाँ रखना है। अगर मैं कहती हूँ कि ये जो आपका हॉर्स है ना, इस हॉर्स को आप यहाँ रखो, तो यहाँ का क्या मतलब है, F3, तो मैं कहूंगी इस हॉर्स को आप F3 पे रख लो। ठीक है, तो F3 आप समझ जाएंगे कि ये है F3। तो इस तरीके से हम पता कर लेते हैं कि कौन सा नंबर कौन सा है, कौन सा कोऑर्डिनेट हमें पता हेल्प करते हैं प्लेस को फाइंड आउट करने में। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये है कोऑर्डिनेट्स ABCD, ये वाला एक कोऑर्डिनेट है और ये दूसरा कोऑर्डिनेट है। इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम किसी भी स्क्वायर की पोजीशन बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस स्क्वायर की पोजीशन बतानी हो तो हम क्या बोलेंगे, H4, है ना। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स की मदद से किसी भी जगह की लोकेशन बता सकते हैं। इसमें कहीं भी किसी भी जगह की लोकेशन आप बता सकते हैं कि क्या है उसकी लोकेशन, यही होते हैं कोऑर्डिनेट। चलिए अब हम पढ़ते हैं। इमेजिन अ बिग मार्केट इन द सिटी और टाउन विद नीट रोज ऑफ शॉप्स। बिल्कुल अच्छे से ना एक मार्केट हो जिसमें बिल्कुल शॉप जो हो ना, ऐसे पहली शॉप, दूसरी शॉप, तीसरी, चौथी, ऐसे रो में हो एग्जैक्टली, all the same size. You want to meet a friend at the stationery shop inside a market, but your friend does not know where the shop is. So you would give directions like, तो आप क्या बोलोगे, 6 बजे मिलो मुझसे 7th शॉप 5th रो में। तो जैसे बहुत सारी मार्केट में ऐसे ऐसे रो हैं, है ना, तो आपने ऐसे ऐसे रो बना दी और आपने उसको कहा कि देखो 5th रो में मिलना मुझे, 5th रो में 7th शॉप पे मिलना, तो वो काउंट करेगा, अच्छा फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, 5th रो, 7th, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th यहाँ पे मिल लेगा आपसे वो। तो अगर वो एग्जैक्टली नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल रो में है, परफेक्टली रो में अरेंज्ड है शॉप, तो आपको इजी हो जाता है ना बताना। तो वो एंट्रेंस पे घुसा, मान लेते हैं यहाँ एंट्रेंस है, उसने सोचा अच्छा 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, है ना, तो इस तरीके से वो 7th पे मिल जाएगा। This will allow your friend to precisely determine your location. तो इससे आपका फ्रेंड आपकी लोकेशन पता कर लेगा। ऐसे ही चेस बोर्ड में होता है, अगर आपको मूव्स रिकॉर्ड करना है, जैसे कि मैंने ये क्वीन कहाँ चला या ये पॉन कहाँ चला, जैसे ये वाला पॉन यहाँ चला, तो मूव्स रिकॉर्ड करना है मुझे, तो क्या करते हैं, लेटर्स आर प्लेस्ड अलोंगसाइड द मेन पीसेस फ्रॉम A to H। ऐसे ही A to H लेटर्स लिखे जाते हैं और यहाँ पे 1 to 8 ये कॉलम्स लिखे जाते हैं। ये सिंपल इसलिए होता है ताकि वो हम पता कर सके कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या डाला। ठीक है, दिस सिंपल सिस्टम अलाउज प्लेयर्स टू मार्क ईच स्क्वायर एंड रिकॉर्ड एवरी मूव। तो सारे स्क्वायर की मार्किंग हो गई। अब जैसे इस स्क्वायर को पता करना हो तो हम कह सकते हैं C5, तो मार्किंग हो गई सारे स्क्वायर की। हियर द वाइट साइड हैड जस्ट ओपन द गेम बाय मूविंग द क्वींस पॉन 2 स्क्वायर्स फॉरवर्ड। यहाँ पे व्हाइट वाली जो है उसने गेम शुरू किया है कैसे, क्वीन के पाउन को 2 आगे कर दिया।
तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको, ये D2 से कहाँ गया है, D4 में। पहले यहाँ था D2, पहले यहाँ था, अब D4 में चला गया। तो इस तरीके से हम एग्जैक्टली लोकेशन बता पाते हैं कि D2 से D4 में चला गया है। तो यूजिंग द सेम टर्म्स राइट डाउन योर मूव इफ यू प्ले बैक एंड रिस्पॉन्ड विद द सेम मूव। तो अब आप अगर चेस खेलें तो आप अपने मूव रिकॉर्ड करेगा कि आपने कहाँ से कहाँ अपने पॉन को या किसी भी गोटी को आपने एक जगह से दूसरी जगह कैसे चला, वो अपने मूव्स रिकॉर्ड करेगा। द सिस्टम यूज्ड इन दीज टू एग्जांपल्स में बी कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे जो यूज किए गए ना, जैसे आपने शॉप वाला देखा कि रो यूज की गई, या फिर चेस वाला देखा आपने कि रो एंड कॉलम्स यूज की गई। शॉप में भी तो यही था ना, ये रोज थी और नंबर ऑफ शॉप्स बिल्कुल बराबर बराबर थे, तो उसमें भी रोज एंड कॉलम्स यूज किया गया। चेस में भी रोज एंड कॉलम्स यूज किया गया, इसी को हम कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम बोलते हैं। थैंक्स टू दियर टू कोऑर्डिनेट्स। टू कोऑर्डिनेट्स कौन से, एक तो ये हॉरिजॉन्टल वाले और एक ये वर्टिकल वाले, ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं। इन्हीं की वजह से हम चेस स्क्वायर पे, हम चेस बोर्ड पे प्रिसाइजली डिटरमाइन कर सकते हैं चेस स्क्वायर की पोजीशन। A similar system of coordinates is used in the world of maps। तो यही कोऑर्डिनेट हम मैप्स में भी यूज करते हैं, जो ग्लोब है ना उस पे यूज करते हैं। टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन मैप, लेट अस सी हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। तो अब हम ग्लोब पे कोऑर्डिनेट्स कैसे यूज करते हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं। तो पहला तो लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या है, ग्लोब की बात करें अब अगर हम, तो ये ग्लोब है। आपको पता है ना, ग्लोब को बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन से काटते हैं जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ये इक्वेटर एक लैटिट्यूड ही है, सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड है वो इक्वेटर। इट इज इजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑन इट। आपको बहुत इजी है पता करना नॉर्थ एंड साउथ पोल ग्लोब पे। जो ऊपर है वो नॉर्थ है, जो नीचे है वो साउथ है। रोटेट द ग्लोब, आप रोटेट करोगे, while it rotates the fixed points on the top and bottom are two poles, है ना। यहीं पे तो पोल होते हैं इसके ऐसे करके, तो यहीं पे रोटेट होते हैं। तो जो फिक्स्ड है, जो नहीं घूम रहा, उसको ये नॉर्थ और साउथ, ये नहीं घूमते ना, इसके चारों तरफ घूमते हैं। हाफ वे बिटवीन देम इज द इक्वेटर, और उसके बिल्कुल बीचों बीच ये क्या है, इक्वेटर। अब आप सोचिए कि आप इक्वेटर पे खड़े, और अगर आप एक पोल की तरफ जा रहे हैं, जब आप यहाँ से इक्वेटर से एक किसी नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं मान लेते हैं, तो आपकी डिस्टेंस इक्वेटर से इंक्रीज होगी ना। पहले आप बिल्कुल इक्वेटर पे हैं, जीरो डिस्टेंस, फिर आप आगे गए 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर आगे गए, या 1 किलोमीटर, 2, 3, 4 ऐसे आगे चलते गए, तो आपकी डिस्टेंस बढ़ती चली गई। लैटिट्यूड मेजर्स दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। तो ये लैटिट्यूड ही है जो आपकी डिस्टेंस मेजर करता है। जैसे इक्वेटर पे 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री लैटिट्यूड, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे लैटिट्यूड 90 डिग्री तक होते हैं। ठीक है। At any point of this travel, you can draw an imaginary line that runs east and west। देखिए, नॉर्थ और साउथ तो हमने पहले बता दिया, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो ईस्ट से वेस्ट जो भी लाइन जाती है पैरेलल टू इक्वेटर, इक्वेटर के पैरेलल, ये ग्लोब है आपका, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, आपको पता ही है नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच में है इक्वेटर, और इसके पैरेलल जो लाइंस होती हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ये जो लाइंस हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल में ये सर्कल्स हैं, क्योंकि आप तो ग्लोब का एक ही तरफ का पार्ट देख रहे हैं ना, ये दूसरी तरफ भी गोल गोल घूमता है। तो इनको हम बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, एंड इट ड्रॉज अ सर्कल अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ ये सर्कल की तरह काम करता है। अगेन इट इज इजी टू नोट ऑन द ग्लोब दैट द लार्जेस्ट सर्कल इज द इक्वेटर। तो सबसे बड़ा सर्कल क्या होगा, यही होगा ना, इक्वेटर, क्योंकि ये सबसे चौड़ा है ना, यहाँ पे अर्थ सबसे चौड़ी है। तो लार्जेस्ट सर्कल क्या है, इक्वेटर, ये लैटिट्यूड ही है। While the circles marked by the parallels of the latitude grow smaller as we move northward or southward। इस इक्वेटर से आप ऊपर जाएं या नीचे जाएं, तो ये जो सर्कल है ये छोटे होते जाते हैं ना। ये जो लाइन आपको दिख रही है वो एक्चुअल में पूरा ऐसे गोल घूम रही है ना पीछे, तो ये सर्कल्स छोटी होती जा रही हैं। लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज में बताते हैं कन्वेंशन के हिसाब से। इक्वेटर जो है वो हमारा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के आगे जब आप जाते हैं तो आप 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 90 तक नॉर्थ जाते हैं और 90 तक आप साउथ जाते हैं। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। आपको पता है लैटिट्यूड और क्लाइमेट के बीच में एक कनेक्शन है।
इक्वेटर के पास क्लाइमेट बहुत ज्यादा हॉट होता है, इसको टॉरिड जोन कहते हैं। आपको पता ही है ना, इक्वेटर के पास क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ सूरज की किरणें बिल्कुल सीधे आती हैं, तो यहाँ पे क्लाइमेट बहुत हॉट होता है। एज यू ट्रेवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स वन ऑफ द टू पोल्स, किसी भी पोल की तरफ जाएं, चाहे आप इस पोल की तरफ जाएं चाहे आप इस पोल की तरफ जाएं। इन अदर वर्ड्स, एज योर लैटिट्यूड इंक्रीजेज, जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होता है, जैसे कि यहाँ पे तो इक्वेटर है 0 डिग्री, जैसे आप 1 डिग्री 2 डिग्री चाहे ऊपर जाए नॉर्थ, चाहे आप 1 डिग्री 2 डिग्री साउथ की तरफ जाए, इक्वेटर से इधर जाए या इक्वेटर से इधर जाए, क्लाइमेट बिकम्स मोर मॉडरेट, टेम्परेट जोन इसको बोलते हैं। क्लाइमेट उतना ज्यादा हॉट नहीं रहता है, ठीक है। एंड क्लोजर टू द नॉर्थ एंड साउथ पोल द क्लाइमेट ग्रोज कोल्डर, और जब ऊपर चले जाते हैं ना तो सूरज की किरणें बिल्कुल कम पड़ती है, तो यहाँ पे बर्फ ही है पूरी, आइसी आइस है, बहुत ही ठंडा रीजन है, उसको फ्रिजिड जोन कहते हैं। यू विल लर्न इन साइंस व्हाई दिस इज सो, ऐसा क्यों होता है वो हम साइंस में पढ़ेंगे। एंड ऑल्सो वाई वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन्स इन द कोर्स ऑफ ईयर, और अलग अलग सीजन्स भी होते हैं। अब देखिए, ये ग्लोब बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है। ये आप ग्लोब को ना यहाँ से ऊपर से देख रहे हैं, मतलब आप बिल्कुल बीचों बीच ऐसे नहीं देख रहे हैं, सामने से नहीं देख रहे हैं, बल्कि ऊपर से यहाँ से देख रहे हैं ग्लोब को। जब आप ऊपर से देख रहे हैं, ये देखिए नॉर्थ पोल है, और नीचे यहाँ पे अंदर नीचे कहीं साउथ पोल होगा, जो हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि वो नीचे आ गया है। अब देखिए, ये बिल्कुल बीचों बीच है इक्वेटर, आपको बीच में क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हो ना, इसलिए। अगर आप यहाँ से सामने से देखोगे, यहाँ से बिल्कुल सामने से, तब आपको ये इक्वेटर बिल्कुल बीचों बीच में दिखाई देगी, है ना। तो ये इक्वेटर है, और इक्वेटर के ऊपर देखिए ये सर्कल्स बनते जा रहे हैं ना, ग्लोब में ये सर्कल्स बनते जा रहे हैं, यही लैटिट्यूड है, जो अभी हमने पढ़ाई की ना, वो यही है, लैटिट्यूड है। ये इक्वेटर 0 डिग्री है, सबसे बड़ा सर्कल यही होगा ना, उसके बाद तो देखिए ये सर्कल्स छोटे होते जाएंगे ना, ये अर्थ के चारों तरफ है, तो इसीलिए ये सर्कल बनाते हैं। तो ये इक्वेटर सबसे बड़ा हो गया 0 डिग्री पे, और धीरे धीरे यहाँ पे फ्रिजिड जोन बन जाता है, बहुत ही ठंड होती है। और ये इक्वेटर सबसे लार्जेस्ट सर्कल है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है इस एरिया में। ये थोड़ा टेम्परेट जोन होता है, यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर मॉडरेट हो जाता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ये टेम्परेट जोन्स होते हैं, फ्रिजिड जोन्स होते हैं, ये अभी हमने पढ़ा है। और हमने क्या पढ़ा, लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स क्या पढ़े हमने, ये इक्वेटर, और ये सारे ये जो है ये क्या है, ये लैटिट्यूड्स है। ये नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये जो है ये रेड वाले जो भी मैंने निशान लगाए नॉर्थ लैटिट्यूड है। साउथ लैटिट्यूड पे है 1 2 3, अभी हमें ज्यादा नहीं दिख रहे क्योंकि वो नीचे की तरफ चले गए हैं, तो ये साउथ लैटिट्यूड है। तो हमने लैटिट्यूड्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ये लाइंस जो हमने पढ़ी इक्वेटर के पैरेलल, ये तो लैटिट्यूड्स पढ़े हमने। लॉन्गिट्यूड्स क्या है, एक आपको दूसरी लाइन दिख रही है ना, ये वाली, ये रेड वाली आपको दिख रही है, उसके साथ में जितनी भी लाइंस ये ऐसे वर्टिकल लाइंस दिख रही है ना, ये सारी क्या है, लॉन्गिट्यूड्स। ये जो लाइन है नीचे तक जा रही है, ये सारी क्या है, ये लॉन्गिट्यूड्स है। तो लैटिट्यूड्स हमने पढ़ा, जो इक्वेटर के पैरेलल ऐसे जाती हैं, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। और जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही हैं, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड्स है। तो इन्हीं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम पढ़ने वाले। Imagine now that you travel from North Pole to South Pole by the shortest possible line. Observe the globe. You will see that instead of passing through Europe and Africa, you could just as well pass through Asia. The distance would be the same. अब देखिए, अगर मैं कहूंगी ये नॉर्थ पोल से आपको यहाँ साउथ पोल नीचे जो कहीं है उसमें जाना है, तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढिए, तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर मान लेते हैं आप इस रेड वाले के थ्रू जाएंगे तो भी वही डिस्टेंस पड़ेगा। आप कहेंगे नहीं मैं इसके थ्रू जाऊंगा, तो ये भी सेम डिस्टेंस पड़ेगा। आप कहेंगे नहीं मुझे अफ्रीका से नहीं जाना है, मुझे यूरोप और एशिया से होके जाना है, तो भी आपको सेम ही डिस्टेंस पड़ेगा। ये होते हैं लॉन्गिट्यूड्स। दीज लाइन्स आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। यही लाइन्स मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं। दे आर ऑल हाफ सर्कल्स रनिंग फ्रॉम वन पोल टू अदर। ये हाफ सर्कल है, ये फुल सर्कल नहीं बनाते। ये नॉर्थ पोल से शुरू हो रहे हैं, ये नॉर्थ पोल से शुरू हो रहे हैं और फिर कहाँ चले जाके एंड हो जाते हैं, साउथ पोल तक। तो ये सिर्फ हाफ ही सर्कल बनाते हैं। You will also learn in science that the earth spins on its axis. आपने साइंस में पढ़ाई है कि अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे स्पिन करती रहती है ना। तो पुट इट सिंपली, लेट्स प्लेस अ डेस्क लैम्प लिटिल अवे फ्रॉम ग्लोब, से आप थोड़ी दूर पे ना लैंप रख दो।
focused on it and imagine that this is the sun illuminating the earth. सोचिए कि ये sun है, ये आपका लैंप जो है ये illuminate कर रहा है ग्लोब को. Slowly rotating the globe eastward. ईस्ट की तरफ आप ऐसे इस डायरेक्शन में ग्लोब को रोटेट करिए. We can note that for some places on the earth it is morning. तो आप देखेंगे लाइट जहां पड़ रही है ये मॉर्निंग है, जहां नहीं पड़ रही है वहां पे नाइट है. While for others it is midday, evening or night. When it's breakfast time in one country, it is lunch time in another, and in third country people are fast asleep, है ना. तो सिर्फ सन की वजह से, ये जो सन है उसकी वजह से मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट अलग अलग हो जाता है अलग अलग जगह पे. That is why by measuring the longitude of a place, we will also be measuring the time at that place. तो longitude हमें क्या बताता है? टाइम. कैसे बताता है? ये ग्लोब है, मान लेते हैं कि सन यहाँ से आ रहा है. अब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहाँ पे आपका ऐसे लॉन्गिट्यूड है. अब देखिए यहाँ पे जो ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ना, इस तरफ यहाँ तो रोशनी पड़ रही है, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगी? मॉर्निंग होगी. लेकिन इस तरफ जो ये वाले लॉन्गिट्यूड्स है, यहाँ पे क्या होंगी? यहाँ पे नाइट होगा. तो इस तरीके से आपका टाइम बताता है. लॉन्गिट्यूड से आप टाइम मेजर कर सकते हैं. टू मेजर लॉन्गिट्यूड वी नीड टू डिफाइन द रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. तो लॉन्गिट्यूड, जैसे हमने लैटिट्यूड को पता करने के लिए इक्वेटर रखा ना बीच में, इक्वेटर है 0 डिग्री और इससे इधर जो है आपके नॉर्थ लैटिट्यूड है और इधर आपके साउथ लैटिट्यूड है. यहाँ पे क्या है? आपका बीच में एक प्राइम मेरिडियन है. प्राइम मेरिडियन एक रेफरेंस पॉइंट है और प्राइम मेरिडियन के इस तरफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड है और इस तरफ वेस्ट लॉन्गिट्यूड है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन. ग्रीनविच मेरिडियन क्यों बोलते हैं प्राइम मेरिडियन को? देखिए ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये प्राइम मेरिडियन. ये रेड वाली लाइन जो यहाँ से रेड वाली लाइन जो आ रही है, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन. और इसको ग्रीनविच मेरिडियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ इंग्लैंड में ये ग्रीनविच, यहाँ एक प्लेस है, इस ग्रीनविच से गुजरती है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं. ये प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री माना गया है और ये जो 0 डिग्री है ये रेफरेंस पॉइंट है बाकी के लॉन्गिट्यूड को मेजर करने के लिए. बाकी के लॉन्गिट्यूड है ना, ये हम कैसे मेजर करते हैं? इसी रेफरेंस पॉइंट को लेके, प्राइम मेरिडियन का रेफरेंस पॉइंट लेते हैं. In the year 1884, some nations decided that the meridian passing through Greenwich, an area of London in England, would become the international standard of the prime meridian. तो लोगों ने ही डिसाइड किया है. ये कुछ ऐसा नहीं है कि अलग है वहां पे अर्थ में जिसकी वजह से ऐसा डिसाइड किया है. नहीं, सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट लेना था क्योंकि उस टाइम ब्रिटेन, इंग्लैंड बहुत ज्यादा आगे बढ़ा हुआ था कंट्री, सब पे राज था उनका. तो उन्होंने डिसाइड किया कि ग्रीनविच जो है यहीं से वो प्राइम मेरिडियन जाएगी और तब से सब लोग उसी को मानने लगे. उसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं. ये ग्रीनविच मेरिडियन सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरता है. जस्ट एज लैटिट्यूड इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इफ यू ट्रेवल टुवर्ड्स द पोल्स. लैटिट्यूड क्या है? इक्वेटर से मेजर है. जैसे ये अर्थ है, ये इक्वेटर है. लैटिट्यूड क्या है? इक्वेटर से आप आगे की तरफ जो है ना, पोल्स की तरफ जाते हैं इक्वेटर से, ये इसका डिस्टेंस का मेजर है पोल्स की तरफ जाने में कि 1 डिग्री 2 डिग्री कितने डिग्री. ऐसे ये लॉन्गिट्यूड क्या है? ये मेजर है प्राइम मेरिडियन से. जैसे ये अर्थ है, ये प्राइम मेरिडियन है जो ग्रीनविच से जा रही है, तो लॉन्गिट्यूड क्या है? यहाँ से डिस्टेंस का मेजरमेंट. ये हो गए आपके लैटिट्यूड और ये हो गए आपके लॉन्गिट्यूड. तो जैसे लैटिट्यूड का रेफरेंस पॉइंट इक्वेटर है 0 डिग्री, वैसे लॉन्गिट्यूड का ये प्राइम मेरिडियन है, ये भी 0 डिग्री है. लॉन्गिट्यूड इज मेजर ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन इफ यू ट्रेवल अलोंग द इक्वेटर. ये भी डिग्री में मेजर किया जाता है. वेस्टवर्ड, वेस्ट की तरफ, या फिर ईस्टवर्ड, ईस्ट की तरफ. इट इंक्रीजेज इन वैल्यू फ्रॉम 0 to 180. ये 0 डिग्री तो है ही, यहाँ से ये 180 डिग्री तक पूरा घूम के आता है. ये हाफ सर्कल्स होते हैं. ये तो फुल सर्कल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? हाफ सर्कल भी होते हैं क्योंकि ये एक पोल से दूसरी पोल जाके खत्म हो जाता है. विद लेटर W और E एडेड. फॉर इंस्टेंस, यूजिंग राउंड फिगर्स, न्यूयॉर्क लॉन्गिट्यूड इज 74 वेस्ट while Delhi is 77 ईस्ट. जैसे ये प्राइम मेरिडियन है, यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है? 77 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे, 77 डिग्री ईस्ट पे है. टोक्यो 140 डिग्री ईस्ट पे है.
As you can see on the globe of meridians of longitude, 180 west and 180 east are the same longitude. जब ऐसे गोल गोल घूम के जाते हैं, इधर से गोल गोल घूम के जाते हैं, तो 180 ईस्ट और 180 वेस्ट जो है वो दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हम W या E नहीं लिखते। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर द टू कोऑर्डिनेट्स। तो अब आपको समझ में आ गया कि अर्थ के जो दो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे। जैसे कि ये अर्थ है, इसके दो कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, एक तो ये हुए लॉन्गिट्यूड्स जो प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस में खींचे जाते हैं, और एक होते हैं लैटिट्यूड्स जो इक्वेटर के रेफरेंस में खींचे जाते हैं। तो अब ये दो कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो अब आप इजीली लोकेट कर सकते हैं ना किसी भी प्लेस को अर्थ पे। जैसे ये वाला होगा तो हम पता कर लेंगे कितने लॉन्गिट्यूड है और कितने लैटिट्यूड है, ये पता कर लेंगे हम। You can now understand the statement such as Delhi lies in 29 north latitude and 77 east longitude. अब दिल्ली क्या है, 29 नॉर्थ पे है। इसका मतलब अगर आप ये देखेंगे, आपको पता है लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, जो पोल से पोल की तरफ आते हैं उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो अगर वो 77 लॉन्गिट्यूड ईस्ट की तरफ है तो मतलब 77 यहाँ पे ईस्ट की तरफ है, और 29 नॉर्थ लैटिट्यूड यानी इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ है, यहाँ पे 29, यहाँ पे दिल्ली है ना। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। फिगर 1.3 on page 15 shows that parallels of latitude and meridians of longitude together in the globe as blue lines. यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना 1.3 में लैटिट्यूड्स भी दिख रहे हैं, लॉन्गिट्यूड्स भी दिख रहे हैं। अब देखिए ये इंडिया यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे श्रीलंका, तो यहाँ पे दिल्ली होगा कहीं। ये दिल्ली कहाँ है आपका, इधर से अगर आप देखते हैं तो 77, इधर से आप देखते हैं तो 29, ऐसा है। अभी हमने देखा ना कि जो इंडिया है वो कहाँ है, 77 और 29। तो 77 क्या है, लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, ये वाले जो है ये लॉन्गिट्यूड है। तो 77 लॉन्गिट्यूड पे है और 29 ऐसे करके जब आप जाएंगे 29 लैटिट्यूड पे है। तो यहाँ पे आपको दिल्ली का पता चल गया, कोऑर्डिनेट की वजह से आपको दिल्ली की लोकेशन पता चल गई। ऑल दीज लाइंस टुगेदर कंस्टिट्यूट ए ग्रिड फॉर द ग्लोब। ये सारे लाइंस एक ग्रिड की तरह काम करती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रिड लाइंस, इसीलिए इसको ग्रिड लाइंस बोलते हैं। If the globe or atlas in your class has well marked latitudes and longitudes, try to note down approximate value of the latitudes of longitudes. मुंबई का पता करिए, आप कोलकाता का पता करिए, सिंगापुर का पता करिए और पेरिस का पता करिए। देखिए ये आपको यहाँ पे कुछ दिखाया गया है। आपको ग्लोब के जो बिल्कुल बीचों बीच जो लाइन होती है, यहाँ पे दो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ और साउथ के बिल्कुल बीचों बीच जो ये पूरा सर्कल है वो क्या है, इक्वेटर। इसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। और ये क्या है आपका प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन, ये क्या है आपका लॉन्गिट्यूड है। तो जो इक्वेटर है ना, अगर इक्वेटर से आप अर्थ को काट दे, अगर मान लेते हैं कि अगर हम काट सकते हैं तो दो हेमिस्फेयर हो जाएंगे ना, ऊपर नीचे, है ना। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा और ये हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फेयर। ऐसे ही अगर हम इस ग्रीनविच मेरिडियन से अगर हम इसको काट देते हैं तो ये जो हेमिस्फेयर हो जाएगा वेस्ट की तरफ है तो वेस्टर्न हो जाएगा, और ये इसकी तरफ है इसलिए ईस्टर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा। हेमिस्फेयर का मतलब आधा स्फेयर, तो बीच से काटेंगे तो स्फेयर आधा हो जाएगा ना। तो अगर आप ग्रीनविच मेरिडियन के हिसाब से काटते हैं तो ईस्ट और वेस्ट दो में बट जाते हैं। अगर आप इक्वेटर से काटते हैं तो नॉर्थ और साउथ दो में बट जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा भारत है ना, इंडिया है, वो पता है आपको कहाँ लाई करता है। ये देखिए ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो ईस्ट में लाई करता है, यहाँ है इंडिया, है ना। तो ईस्ट में लाई करता है। और अब नॉर्थ में लाई करता है कि साउथ में, तो देखिए नॉर्थ में लाई करता है। तो हमारा जो इंडिया है ना वो ईस्टर्न और नॉर्दर्न, जैसे कि अगर अर्थ के ऐसे चार पार्ट किए जाए तो इंडिया यहाँ इस वाले हेमिस्फेयर में पाया जाता है। द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट फर्स्ट प्राइम मेरिडियन। ये जो ग्रीनविच हमने लोगों ने मान लिया ना कि इसको मान लेते हैं कि प्राइम मेरिडियन है, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ये पहला प्राइम मेरिडियन नहीं है। ऐसे बहुत सारे पास्ट में रहे हैं, लोगों ने अलग अलग माने हैं। बहुत सारी सेंचुरीज में यूरोप में, इंडिया में प्राइम मेरिडियन अलग अलग हुआ करते थे, जिसको मध्य रेखा बोलते थे, मिडिल लाइन बोलते थे। उज्जैन से गुजरती थी ये। उस टाइम एस्ट्रोनॉमी वगैरह का बहुत अच्छा रेप्यूटेड सेंटर हुआ करती थी ये। तो ये वराह मिहिरा जो थे फेमस एस्ट्रोनॉमर, उन्होंने भी इसको काम किया था इस पर 1500 ईयर्स अगो। कुछ इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स थे
वो पता था उनको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, उनको जीरो का भी पता था कि एक जीरो की जरूरत है, प्राइम मेरिडियन की जरूरत है जिससे हम टाइम डिसाइड करें। उज्जैनी मेरिडियन जो था वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरिडियन था, एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट में मिलते हैं हमें। तो ये अब क्या है ना, सारी कंट्री ग्लोबलाइजेशन ऐसा हो रहा है कि हमें किसी एक मेरिडियन को मानना होगा। नहीं तो एक जगह से फ्लाइट जाएगी दूसरी कंट्री में, हम बोलेंगे नहीं हम अपना टाइम मानेंगे, वो अपना टाइम मानेंगे, तो ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, हमें पता ही नहीं चलेगा हमारी फ्लाइट कब आने वाली है। तो क्योंकि सारी कंट्री पूरे वर्ल्ड में टाइम का एक अंडरस्टैंडिंग बन सके, इसके लिए हमने एक ही प्राइम मेरिडियन माना है जो अब ग्रीनविच लंदन के शहर से गुजरता है, और उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। द मैप शोज अ फ्यू एंशियंट इंडियन सिटीज क्लोज टू उज्जैनी मेरिडियन। देखिए उज्जैनी मेरिडियन जो मध्य प्रदेश से उज्जैनी से गुजरता था ना, उसके कुछ पास कुछ सिटी बता रहे हैं, एंशियंट सिटी, मॉडर्न सिटी, ये बताया जा रहा है। उस टाइम उज्जैनी मेरिडियन माना जाता था। अब देखिए ये इंडिया का मैप है, और इंडिया का जो मैप है उसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखिए। ये देखिए 70 है ना, ये 80, ये 90, ये है आपका लॉन्गिट्यूड्स, और ये है आपके लैटिट्यूड्स, है ना। लैटिट्यूड्स, ये नॉर्थ क्यों लिखा है, क्योंकि नॉर्थ लैटिट्यूड की तरफ है। और ईस्ट क्यों लिखा है, क्योंकि ईस्ट मेरिडियंस इधर वाले। मैंने बताया अभी आपको कि ग्लोब में हम कौन सी जगह आते हैं, हम इस तरफ ईस्ट वाले हेमिस्फेयर में आते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। और अगर ऐसे काट दिया जाए तो हम इधर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आते हैं, तो इसीलिए ये नॉर्थ लिखे गए हैं। ये वाले जो भी हैं ये नॉर्थ हैं, और ईस्ट ये वाले लैटिट्यूड जो भी हैं वो ईस्ट है। तो इसीलिए ये ईस्ट और ये नॉर्थ है। हम यहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे है वर्ल्ड, अगर हम ग्लोब की बात करें तो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स करेंगे। ये वीडियो बहुत ही लंबी हो गई, तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमने ये समझा कि ग्लोब है, यहाँ पे एक ये इक्वेटर है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इसके, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यही होते हैं। तो ये जो हमारे इक्वेटर के जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, जो साउथ और नॉर्थ की तरफ जाती हैं, साउथ और नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं। और दूसरी चीज होती है हमारी ये प्राइम मेरिडियन, जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, और इसके रेफरेंस में कुछ लाइंस जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती हैं, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों मिलकर ग्रिड बनाते हैं, जो किसी प्लेस को ग्लोब पर लोकेट करने में बहुत ही हेल्पफुल है। टाइम जोन्स जो है वो कौन डिसाइड करती हैं, वो डिसाइड करती है लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड का टाइम जोन में कोई रोल नहीं है, सिर्फ हम लॉन्गिट्यूड्स, जो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे है और उसके बाद जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, यही डिसाइड करते हैं कि किसी प्लेस का टाइम क्या होगा। तो टाइम जोन्स हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।